द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आने वाले यूनियन बजट 2026-27 के बारे में। ये बजट एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ रहा है। एक तरफ विकसित भारत 2047 का एक बहुत बड़ा सपना है और दूसरी तरफ दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है वो है। बिल्कुल। और इसी के बीच आज हमारी चर्चा का सवाल बहुत सीधा और साफ है कि क्या ये आने वाला बजट विकसित भारत के उस लंबे विजन और देश की आज की ज़रूरतों जैसे फिस्कल डिसिप्लिन और मिडिल क्लास को राहत के बीच एक सही बैलेंस बना पाएगा, या फिर हम ये देखेंगे कि बड़े बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स के लिए आम टैक्स पेयर के हितों और सरकारी खजाने की सेहत को दांव पर लगा दिया जाएगा। मेरा मानना है कि ये बजट एक बहुत ही सोची समझी एक स्ट्रेटेजिक प्लान होगी जो भारत को विकसित भारत के रास्ते पर मजबूती से आगे ले जाएगी। इसका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस जैसे सबसे ज़रूरी सेक्टर्स पर होगा जो लंबी दौड़ में देश की तरक्की की नींव बनेंगे। और मेरा नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। मुझे डर है कि डिफेंस जैसे क्षेत्रों पर बेतहाशा खर्च करके हम मिडिल क्लास को टैक्स में राहत देने जैसी आज की सबसे बड़ी ज़रूरत को शायद नज़रअंदाज कर देंगे, और साथ ही सरकार के अपने फिस्कल कंसोलिडेशन वित्तीय घाटे को कम करने के लक्ष्य पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। चलिए इसी पर बात करते हैं। देखिए, मैं इस बजट को भविष्य की नींव रखने वाले एक दूरदर्शी दस्तावेज के तौर पर देखता हूं। सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स पर जो जोर है वो मामूली नहीं है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर में 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ सड़कें और पुल बनाना नहीं है, ये भारत को वैश्विक सप्लाई चेन का एक अनिवार्य हिस्सा बनाने की तैयारी है। जब दुनिया चीन+1 स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है, तब ये पैसा भविष्य के ट्रेड कॉरिडोर और ग्रीन एनर्जी ग्रिड बनाने में लगेगा। इससे सिर्फ नौकरियां नहीं बल्कि हाई वैल्यू नौकरियां पैदा होंगी। अब आते हैं रक्षा पर। रक्षा बजट में 20% की बढ़ोतरी करके उसे 8 लाख करोड़ के पार ले जाना ऑपरेशन सिंदूर जैसे हालिया वाक़े के बाद कोई लग्जरी नहीं है बल्कि एक जरूरत है। आर्थिक तरक्की के लिए देश की सुरक्षा और स्थिरता सबसे पहली शर्त है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये बजट भविष्य पर भी नजर रख रहा है। एआई और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे भविष्य के क्षेत्रों के लिए पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार इन चीजों को भारत में बनाने वाली कंपनियों को बिक्री बढ़ने पर सीधा कैश इंसेंटिव देगी। ये क्या कहते हैं, भविष्य के चैंपियंस बनाने की एक कोशिश है। और साथ ही एमएसएमईज यानी हमारे छोटे और मंझोले उद्योग और कृषि, जिन्हें स्रोत दस्तावेज में विकास का पहला इंजन कहा गया है, उन्हें भी सपोर्ट दिया जा रहा है। तो ये एक संतुलित, दूर की सोच रखने वाला बजट है। मैं आपकी दूर की सोच वाली बात की सराहना करती हूँ, लेकिन जमीन पर आज की हकीकत कुछ और है। ये बजट आम आदमी पर पड़ रहे आज के वित्तीय दबाव को मुझे लगता है पूरी तरह से नज़रअंदाज करता हुआ दिख रहा है। स्रोत सामग्री में साफ लिखा है कि टैक्स पेयर को बड़ी उम्मीदें हैं। इनकम टैक्स में 12 लाख तक की छूट, स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी और महंगाई के हिसाब से टैक्स स्लैब में बदलाव। लेकिन सवाल ये है कि जब बजट का इतना बड़ा हिस्सा बड़ी बड़ी योजनाओं में जा रहा है, तो क्या ये राहत सिर्फ नाम के लिए होंगी या वाकई में कोई फर्क डालेगी? अब आपके रक्षा बजट वाले पॉइंट पर आते हैं। एक साल में 20% की बढ़ोतरी करके 8 लाख करोड़ से ज्यादा का आवंटन, ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। और ये तब हो रहा है जब सरकार खुद कह रही है कि वो वित्त वर्ष 2026-27 से अपने डेट टू जीडीपी रेशियो को कम करने का एक रोड मैप बनाएगी। डेट टू जीडीपी रेशियो का मतलब है देश की कुल कमाई के मुकाबले उसका कुल कर्ज। ये किसी भी देश की आर्थिक सेहत का एक बड़ा पैमाना होता है ना। अब मेरा सीधा सवाल है, एक तरफ आप इतना बड़ा खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ कर्ज कम करने की बात कर रहे हैं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे मुमकिन हैं? मुझे तो ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे के बिल्कुल उलट लगते हैं। एमएसएमईज के लिए क्रेडिट गारंटी और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए टैरिफ राहत जैसी बातें सुनने में अच्छी हैं, पर बजट का असली जोर तो सरकारी कैपेक्स पर है, जो शायद महंगाई की मार झेल रहे मिडिल क्लास को तुरंत कोई राहत नहीं देगा। लेकिन मैं इसे विरोधाभास की तरह नहीं देखता। देखिए, 8 लाख करोड़ का रक्षा आवंटन सिर्फ एक खर्चा नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा में निवेश है जिसका रिटर्न आर्थिक स्थिरता के रूप में मिलता है। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें दिखा दिया कि हम अपनी सुरक्षा को हल्के में नहीं ले सकते।
जब आपकी सीमाएं सुरक्षित होती हैं, तभी देश में निवेशक बिना डरे पैसा लगाते हैं और तभी बिजनेस फल फूल सकता है। तो ये खर्च फिस्कल डिसिप्लिन के खिलाफ नहीं, बल्कि ये उस माहौल को बनाने के लिए जरूरी है जिसमें फिस्कल हेल्थ मुमकिन हो सके। ये एक तरह से पूरी आर्थिक इमारत की नींव है। मैं मानती हूँ कि नींव मजबूत होनी चाहिए, लेकिन अगर इमारत की दीवारें ही कमजोर हो जाएं तो? मैं आपके तर्क से सहमत हूँ कि सुरक्षा जरूरी है, पर मैं फिर से आंकड़ों पर आना चाहूंगी। 1 साल में 20% की बढ़ोतरी अभूतपूर्व है। ये सीधा सीधा आपके फिस्कल डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटे पर दबाव डालेगा। सरकार इस भारी भरकम खर्च और डेट टू जीडीपी रेशियो को कम करने की अपनी योजना में तालमेल कैसे बिठाएगी? क्या इसका मतलब यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे दूसरे जरूरी क्षेत्रों के बजट में कटौती होगी, या फिर आम जनता पर इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं से तो आएगा? ये कहना बहुत आसान है कि रक्षा खर्च स्थिरता लाता है, लेकिन खजाने के गणित को भी तो सही बैठना होगा। और खजाने का गणित यहीं तो दिलचस्प हो जाता है। आप रक्षा खर्च को सिर्फ एक व्यय के तौर पर देख रही हैं, जबकि सरकार इसे एक ऐसे निवेश के रूप में देख रही है जो स्थिरता लाता है। और इसी निवेश की कड़ी में अगला और सबसे बड़ा दांव है पूंजीगत व्यय, यानी कैपेक्स। मुझे लगता है कि आप इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट को कम आंक रही हैं। जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए लगाती है, तो वो पैसा सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर की जेब में नहीं जाता। वो पैसा सीमेंट इंडस्ट्री में जाता है, स्टील इंडस्ट्री में जाता है, लाखों मजदूरों को रोजगार देता है। जब इन लोगों के हाथ में पैसा आता है तो वो बाजार में खर्च करते हैं, जिससे डिमांड बढ़ती है, और बढ़ी हुई इकोनॉमिक एक्टिविटी से सरकार का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता है। यही बढ़ा हुआ टैक्स कलेक्शन हमें रक्षा खर्च और फिस्कल कंसोलिडेशन दोनों को साधने में मदद करेगा। विकसित भारत का सपना इन्हीं बड़े निवेशों से पूरा होगा। टैक्स में राहत देना एक शॉर्ट टर्म उपाय है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना विकास का एक परमानेंट इंजन बनाने जैसा है। नहीं, मैं इस तर्क से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप जिस परमानेंट इंजन की बात कर रहे हैं, उसका फायदा आम परिवार तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। आज एक नौकरी पेशा इंसान जो हर महीने अपनी सैलरी से टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कटवाता है, उसे तत्काल राहत चाहिए। स्रोत दस्तावेज में साफ साफ करदाताओं की उम्मीदें लिखी हैं। 12 लाख तक छूट, आसान टीडीएस नियम, महंगाई से जुड़े स्लैब। ये सिर्फ खपत बढ़ाने की बात नहीं है, ये उस मिडिल क्लास की फाइनेंशियल हेल्थ की बात है जिसे आप अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहते हैं। ये बजट कुछ ऐसा है कि मतलब एक परिवार को आज खाने के पैसे चाहिए और आप उसे यह कहकर सांत्वना दे रहे हैं कि चिंता मत करो, हमने तुम्हारे पोते के लिए एक बगीचा लगाया है। बगीचा लगाना अच्छी बात है, पर आज की भूख का क्या? मिडिल क्लास को आज राहत चाहिए। उसे इस बात से तुरंत कोई फायदा नहीं होता कि 10 साल बाद एक एक्सप्रेसवे बनेगा। उसे आज अपने घर का बजट संतुलित करना है। क्या यह बजट उसकी इस तत्काल जरूरत को प्राथमिकता दे रहा है? मुझे इसमें एक गहरा संदेह है। 1 मिनट, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। आप इसे एक बनाम दूसरे के तौर पर देख रही हैं, जबकि मेरी समझ में बजट दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। स्रोत सामग्री को फिर से देखिए। यह कृषि को पहला इंजन कहता है और एमएसएमईज के लिए क्रेडिट गारंटी बढ़ाता है। ये वो सेक्टर हैं जो सीधे तौर पर करोड़ों लोगों की आजीविका से जुड़े हैं। यह आज की जरूरत को संबोधित करना ही तो है। लेकिन साथ ही अगर हम आज एआई, स्पेस और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे भविष्य के सेक्टर्स में निवेश नहीं करेंगे तो हम अगली टेक्नोलॉजी की क्रांति से चूक जाएंगे और उसके नतीजे लंबे समय में बहुत ज्यादा गंभीर होंगे। हमें सिर्फ आज के बारे में सोचकर नहीं चलना है। यह बजट आज की जरूरतों और कल की आकांक्षाओं के बीच एक पुल बनाने की कोशिश है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पुल बनाना, संतुलन साधना, लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो प्राथमिकताएं साफ नजर आती हैं। दस्तावेज में एमएसएमईज और कृषि के लिए समर्थन और बढ़ोतरी जैसे नरम शब्दों का इस्तेमाल है, लेकिन सबसे ठोस, सबसे बड़े आंकड़े किसके लिए हैं? 8 लाख करोड़ रक्षा के लिए, 12 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये विशाल संख्याएं हैं। मेरा सवाल है, क्या इन मूलभूत क्षेत्रों को, जो देश की आधी से ज्यादा आबादी को रोजगार देते हैं, उनकी अहमियत के हिसाब से आवंटन मिल रहा है, या उन्हें सिर्फ कुछ हजार करोड़ का मामूली सपोर्ट देकर बहलाया जा रहा है, जबकि असली पैसा, असली नीतिगत ध्यान उभरते हुए फोकस क्षेत्रों पर है?
आप कहते हैं कि एमएसएमई के लिए उच्च क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इसका जमीनी स्तर पर क्या मतलब है? क्या ये गारंटी उस छोटे उद्यमी तक पहुंचेगी जिसे बैंक कर्ज देने से मना कर देते हैं, या ये भी एक और बड़ी घोषणा बनकर रह जाएगी? पिछले साल के आंकड़े बताते हैं कि ऐसी कई घोषणाओं का फायदा असल में छोटे उद्यमियों तक नहीं पहुंचता। क्या इस बजट में कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो ये पक्का करे कि ये गारंटी सिर्फ कागज पर न रह जाए? देखिए, नीति बनाना हमेशा कुछ जोखिम लेने और दांव लगाने के बारे में होता है। भविष्य के क्षेत्रों में निवेश करना एक ऐसा ही दांव है जो अगर सफल हुआ तो देश को कई गुना रिटर्न देगा। और जहां तक एमएसएमईज की बात है, उन्हें पहला इंजन कहना सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक नीतिगत प्राथमिकता को दर्शाता है। क्रेडिट गारंटी बढ़ाना एक बहुत ठोस कदम है। ये छोटे व्यवसायों के लिए बैंकों से लोन लेना आसान बनाता है। हाँ, इसके इम्प्लीमेंटेशन में चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक कदम ही गलत है। रही बात आवंटन की, तो संतुलन का मतलब हमेशा बराबर पैसा बांटना नहीं होता। इसका मतलब होता है रणनीतिक आवंटन, जहां जरूरत ज्यादा है और जहां से रिटर्न ज्यादा आने की उम्मीद है, वहां ज्यादा निवेश करना। और मुझे लगता है कि ये बजट ठीक यही कर रहा है। रणनीतिक आवंटन एक बात है और जमीनी हकीकत दूसरी। अगर मिडिल क्लास की खरीदने की शक्ति लगातार कम होती रही, तो आपके बनाए हुए शानदार एक्सप्रेसवे और भविष्य की टेक्नोलॉजी का बाजार कहाँ होगा? अर्थव्यवस्था आखिर में लोगों से चलती है। अगर एक आम टैक्स पेयर को ये महसूस होता है कि उसके दिए हुए टैक्स का बड़ा हिस्सा ऐसी योजनाओं में जा रहा है जिसका उसे कोई सीधा और तत्काल फायदा नहीं मिल रहा, तो ये ओवरऑल इकोनॉमिक सेंटिमेंट के लिए अच्छा नहीं है। संतुलन का मतलब सिर्फ सेक्टर्स के बीच आवंटन नहीं है, बल्कि आज और कल के बीच भी संतुलन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस बजट का झुकाव भविष्य की तरफ बहुत ज्यादा है, शायद आज की कीमत पर। अंत में मैं अपनी बात को फिर से मजबूती से रखना चाहूंगा। 2026-27 का ये बजट विकसित भारत 2047 के विजन को हकीकत में बदलने के लिए एक साहसिक और जरूरी कदम है। ये देश के दो सबसे मजबूत स्तंभों इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा में रणनीतिक लॉन्ग टर्म निवेश को प्राथमिकता देता है, जो टिकाऊ विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी है। ये एक आत्मनिर्भर भारत के लिए एक व्यापक और भविष्योन्मुखी ढांचा है। और मैं ये कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी कि विजन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये बजट राजकोषीय संतुलन और आज की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रस्तावित भारी भरकम खर्च टैक्स देने वाले मिडिल क्लास के लिए जरूरी राहत की कीमत पर आ सकता है, और ये सरकार के अपने फिस्कल घाटे को कम करने के लक्ष्यों के लिए भी एक बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। इस बजट की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसका फायदा प्रभावी ढंग से और सही समय पर आम लोगों तक पहुंचता है या नहीं। आर्थिक हकीकत के साथ कैसे संतुलित किया जाए? बिल्कुल, स्रोत सामग्री ने हमें एक फ्रेमवर्क दिया है। अब देखना यह है कि 1 फरवरी को जब बजट पेश होगा तो यह संतुलन किस तरफ झुकता है। असल फैसले तो तभी सामने आएंगे।